देश में जो हालात हैं आप में से किसी से छुपे नहीं हैं। हर कोई रोज देखता है और दिन प्रतिदिन हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या हम इसे रोक पाएंगे भी या सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। जहां तक बहुजन समाज की स्थिति है वो तो इतनी दयनीय है और इतनी बुरी हालत में होती चली जा रही है। शायद इससे बुरी स्थिति आजादी से पहले हो तो हो, आजादी के बाद अब से पहले इतनी बुरी स्थिति तो नहीं थी जो अब लगातार होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि समाज में एमएलए, एमपी, राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन या समाज को नेतृत्व देने की बात करने वाले लोगों की कमी है। बहुत लोग पार्लियामेंट में 131 एमपी लोकसभा में, करीब 20-25 एमपी राज्यसभा में, भिन्न भिन्न विधानसभाओं में कुल मिला के अपने ही समाज के तकरीबन 1145 विधायक हैं, एमएलए और एमएलसी। लेकिन सबकी आंखों के सामने पूज्य बाबा साहब द्वारा रचित संविधान जो बहुजन समाज को और इस देश के हर व्यक्ति को सहारा देता है, न्याय देता है, उसके हक सुरक्षित रखने का एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इन सबकी आंखों के सामने खत्म लगातार। अब तो यहां तक भी है कि जो उसकी मूल प्रति थी, उस मूल प्रति पर भी जो चित्र बने थे वो भी रामायण, हनुमान, इस तरह के चित्र उस पर उकेर दिए गए हैं। यहां तक भी सुप्रीम कोर्ट का जो अपना चिन्ह था, जो उसकी मोहर थी, वो मोहर भी अब चेंज कर दी गई, वो चिन्ह भी चेंज कर दिया गया। पहले केवल जो शेर का निशान था वो था, नीचे सत्यमेव जयते लिखा था, गोले में सुप्रीम कोर्ट था, अब वो भी खत्म कर दिया गया है, बदल दिया गया है, उसको अलग से बनाया गया। जो शेर का निशान था छोटा कर दिया गया और सत्यमेव जयते की जगह धर्मो धर्मे रक्षति ये शब्द वहां पर लिख दिए गए। इस कोरोना संकट में जो लॉकडाउन हुआ, भाजपा सरकार ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे के लिए जो भी वो कर सकते थे लगातार उन्होंने काम किया है। हमारे सारे एमपीओ के होते हुए सब उनकी आंखों के सामने खत्म। ऐसा नहीं कि कोई नहीं था, सब थे। निजीकरण उनकी आंखों के सामने हो रहा है। कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं बोलता, किसी भी पार्टी का नहीं बोलता। श्रम कानून खत्म किए गए, कोई नहीं बोला। यूएपीए कानून में संशोधन किए गए और उसका जिस तरह से गलत प्रयोग हो रहा, बेगुनाह लोगों को जिस तरह से यूएपीए और एनएसए के अंतर्गत एफआईआर लिख के जेलों में ठूंसा जा रहा है, सबके सामने, कोई नहीं बोल रहा। ठीक इसी तरह से जो किसानों का है, किसानों के भले की बात मोदी सरकार करती है, लेकिन पिछले दरवाजे से, जिस समय संसद नहीं है सत्र में, जिस समय लॉकडाउन है, उस समय अध्यादेश लाकर ये 3 कानून लाए गए। और जब राज्यसभा में अब 10 दिन के लिए हुआ, वोटिंग की मांग होते हुए भी आपने सबने देखा किस गुंडागर्दी, ये मैं इसे शब्द गुंडागर्दी कहूंगा, कि गुंडागर्दी से हल्ला मचा के उसको वोटिंग भी नहीं होने दी, अन्यथा वो राज्यसभा में पास नहीं होता, पास कर दिया गया। सब कुछ हमारे इन्हीं तथाकथित सांसदों, विधायकों की आंखों के सामने लगातार हो रहा है। बोलने को कोई तैयार नहीं। क्या हम इसी तरह से इसको चलने दें या हमें इसे कहीं रोकने का प्रयास करना चाहिए? मैं ये मानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे प्रयास नहीं करें, हम इसको रोकें। अगर नहीं रोका गया
तो आने वाला समय इतना भयानक होगा कि हो सकता है हम अपने बच्चों की दुर्गति अपनी आंखों के सामने देखें। हो सकता है जिनके पास पैसा हो या विदेशों में रहते हो वो कहते हैं कोई फर्क नहीं यार, सब चलती हैं चीजें, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सारी जो गतिविधियां हैं एक एक करके सबको देखिए, मोदी ने जिस तरह से की हैं वो सारी गतिविधियां इस देश में आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए और इस संविधान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही। देश में जो हमारी सेनाएं हैं, तीनों सेना अलग अलग, वायुसेना अलग, थल सेना अलग, नौसेना अलग, तीनों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। लेकिन इस मोदी सरकार ने ये जो इस बार 15 अगस्त गया है उसके बाद तीनों सेनाओं के ऊपर एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठा दिया और उसको प्रधानमंत्री के प्रति जिम्मेदार बना दिया। तो कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो संविधान को इस स्तर पर खत्म कर दिया, क्योंकि संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का जो प्रमुख सेनापति है वो राष्ट्रपति है। लेकिन जब आपने एक बैठा दिया और उसको प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी कर दिया तो अब सेनाएं राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है, प्रधानमंत्री के हाथ में। आप एक मिनट को सोचिए कि प्रधानमंत्री को तीनों सेनाएं अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत है। ये वही करता है जो व्यक्ति अपने तानाशाही वाले एजेंडे के तहत काम करता है, तो उसे सबसे पहले सेना फोर्सेस अपने हाथ में चाहिए ताकि समय पर उनका इस्तेमाल कर सके। ये उन्होंने कर दिया। इसके अलावा बेरोजगारी की जो हालत है आप देख रहे हैं, तकरीबन 1.25 करोड़ 1.25 लाख के लगभग केंद्र सरकार और भिन्न भिन्न राज्य सरकारों में पोस्टें खाली पड़ी हैं। अप्रूव्ड हैं, ये इनके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, ये स्वीकृत पद हैं, अप्रूव्ड हैं, सरकार ने नहीं भरे। और अब जो भी खाली हो रही हैं वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। किस तरह से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपने चंगुल में कर लिया है आपसे छुपा नहीं है। कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से एक भी आदेश मोदी सरकार के विरोध में पास नहीं हो रहा। मोदी सरकार के जितने भी गलत काम हैं उनके विषय में जितनी भी रिट फाइल हुई हैं सारी रिट ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें सुनने को तैयार नहीं। अगर किसी को सुनना भी पड़े तो भी उस पर फैसला सरकार के विरोध में नहीं आता। लेकिन कहीं भी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। स्थिति इतनी भयानक है और मैं ये मानता हूं कि जब सारी संस्थाएं खत्म हो जाएं, संवैधानिक संस्थाएं एक एक करके सब खत्म हो गई, आप एक एक कर जानते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, वो गुलाम की तरह काम करता है मोदी के, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीएजी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सब जैसे मोदी चाहता है वैसे सारे काम हो रहे हैं। अगर आप चाहो भी तो भी कहीं से आपको न्याय या यूं कहो कि सही फैसला मिल नहीं सकता। उनके हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं। तो जब सब कुछ खत्म हो जाए, जहां आप आवाज उठा सकते हो या उम्मीद कर सकते हो कि यहां से न्याय मिलना चाहिए, यहां आवाज सुनी जानी चाहिए, बात सुनी जानी चाहिए, जब सब खत्म हो जाए तो रास्ता क्या बचता है? मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे तो पिता तुल्य हैं, हम सबके बड़े हैं, आदरणीय एल.आर. बाली साहब, आपकी किताबें जब हम पढ़ते थे तभी से, जब ग्रेजुएशन में थे उसी समय से हम लोग आपकी किताबें पढ़ते रहे, समझते रहे, मिशन को समझते रहे, बाबा साहब के विषय में जानते रहे। आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो केवल एक ही रास्ता है, वो है जन आंदोलन। पब्लिक का सड़क पे निकलना ही एकमात्र रास्ता है। अगर कोई हो और आपसे निवेदन करूंगा जरूर बताएं। पर मेरा जितना अध्ययन है
मैंने जितनी गहनता से चिंतन मनन किया है, सोचा है, मेरी समझ में यही रास्ता है। जब सब कुछ खत्म हो गया, सारे नेता बिक गए, गुलाम हो गए, जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के बंधुआ मजदूर हो गए, उनकी आंखों के सामने 10% आरक्षण सवर्णों का पास हो गया, उनके सबके रहते, सब सामने ही थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई बाहर हो। तो तब एक ही रास्ता है, जन आंदोलन। और इस सबकी मार जो पड़नी है वो जनता पर ही पड़नी है। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। नेता किसी पार्टी का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, वो अपने आप मैनेज करते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जो कुछ भी बिगड़ता है या जो कुछ भी बिगड़ा है, बिगड़ रहा है और आगे बिगड़ेगा, वो आप सबका, हमारा, जनता का, उसी का बिगड़ेगा। और मैं बहुत पहले से ये बात कहता रहा हूं, अब इस समय में जो लड़ाई है या जो लड़ाई लड़नी है वो जनता की लड़ाई है, जनता को ही लड़नी है। जितनी जल्दी हम ये बात समझ जाएं और समझकर हम इकट्ठा होकर सड़क पर उतरकर अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर दें, शायद कुछ बच जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। मोदी सरकार ने एक एक करके देश के सारे सार्वजनिक संस्थान सब बेच दिए। बैंक वालों को कहा गया है कि तुम जिसको लोन लेने जो आ रहा है उसको लोन दो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई गड़बड़ भी होगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, बैंक से जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वो समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। जो भी इस तरह के जो बेईमान मानसिकता के लोग होंगे उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब सरकार ने कह दिया कि तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो सब कैसे होगा आप समझ सकते हैं। पर घूम फिर के जितनी भी मार पड़ती है वो पड़ती है बहुजन समाज पर ही। कहीं से भी हो, सबसे ज्यादा मार जो पड़ती है वो बहुजन समाज पर ही पड़ती है। और हमारी संख्या इतनी बड़ी है, लेकिन हम कैसे हैं कि हमें सब पिटते ही रहते हैं। हमारी लड़ाई लड़ने कोई दूसरा तो आएगा नहीं। कोई आएगा तो बताओ, मुझे तो नहीं लगता। जिनकी जिम्मेदारी थी जब वही नहीं लड़ रहे तो कोई और कौन आएगा। दूसरे क्यों हमारी लड़ाई लड़ेंगे, क्यों हमारी बात सुनेंगे। हमारी लड़ाई तो हम ही को लड़नी है। हम जितनी जल्दी ये बात समझ जाएं और जितनी जल्दी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होकर इस पे काम करना शुरू कर दें, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। एक केस हुआ, पूरे देश में हल्ला मचा, हाथरस वाला कांड। लेकिन आपको मालूम है एनसीआरबी का जो डाटा है उसी के हिसाब से ऐसे केस हर दिन 150 होते हैं हमारे समाज पर। 150। कहां कहां भागा जाएगा, कहां कहां आप जा सकेंगे, किस किस की रक्षा कर सकेंगे। स्वाभाविक है कि ऐसा एक माहौल क्रिएट होना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, पूरे समाज को इकट्ठा होकर एक ऐसा संगठन और योजना बनानी चाहिए कि कहीं कुछ भी होने की कोई हिम्मत ही ना कर सके, ऐसा हो ही ना सके। हो भी तो उसको जो है जितना हो सकता है रोका जा सके, हमें करना पड़ेगा। अगर रुक सकता तो पुलिस रोक सकती तो रोक लेती, रुका तो है नहीं, बल्कि पुलिस ही करवाती है। हाथरस में आपने देखा किस तरह से पूरे 4 दिन पुलिस ने पूरे गांव को किले बना के रखा, किसी को जाने नहीं दिया, और उन 4 दिन में सब कुछ मैनेज कर लिया। उस परिवार को धमका भी दिया, डरा भी दिया, पैसे का लालच भी दे दिया, सबूत भी सारे खत्म कर दिए। सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कौन लड़ेगा हमारी लड़ाई? मेरा मानना यह है कि ये जो हमारी लड़ाई है ये हम ही को लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई हमें 2-3 स्तर पर लड़नी पड़ेगी। पहली लड़ाई, इस मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। इस बात की परवाह नहीं करना और इस बात की चिंता भी नहीं करना कि सब कुछ उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में न था, न है, न ही कभी होगा। और इस धरती से अच्छे अच्छे 30 मार्का इसी मिट्टी में मिल गए। ये तो किस खेत की बोली है, कौन सी औकात है। बशर्ते हमें अपने अंदर का डर, अपने अंदर की झिझक वो निकालनी पड़ेगी।
संघर्ष होगा, उसमें जान माल की हानि भी होगी। आप इससे नुकसान से बिल्कुल किनारा नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, होगा। बिना बलिदान के आज तक कुछ नहीं मिला, आगे क्या मिलेगा? किसी को भी क्या मिलेगा? कभी किसी को मिला नहीं, हमें भी नहीं मिलेगा। लेकिन बलिदान करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, बलिदान हमें करना पड़ेगा। कम से कम अपने लिए ना सही तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर हम ये भी नहीं कर पाए तो आप इस बात के लिए तैयार रहना, हमारी आंखों के सामने हम अपने बच्चों की बर्बादी, उनका बलात्कार, उनके कत्ल सब कुछ देखेंगे। जिस प्लानिंग के तहत वो कर रहे हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत सी बातें यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ। बहुत सी बातें ऐसी हैं जब जो संगठन बनता है, जो वफादार और बहुत समर्पित साथी होते हैं, ईमानदार साथी होते हैं, जिनके बीच में बात रहती है, वो वहाँ करी जाती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना आगाह कर रहा हूँ, जितनी खतरनाक उनकी प्लानिंग है और जिस पर वो एक एक कदम चल रहे हैं, हमारी कल्पना से परे है। और वो अपनी प्लानिंग में सफल हो जाएंगे अगर हम संघर्ष करने के लिए बाहर नहीं आए। नौकरियां पूरी तरह से खत्म की जा रही हैं। जब सारे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान निजी हाथों में दे दिए जाएंगे तो स्वाभाविक है बहुजन समाज के बच्चों को तो रोजगार नहीं मिलेगा। किसी को मिले तो मिले, हमें तो नहीं मिलेगा। जिस तरह से एक एक चीज, चाहे वो कोयला खदानों का मामला हो, चाहे खाने, रेत की खाने हो, पत्थर के वो हो, सब कुछ एक एक करके निजी हाथों में दिया जा रहा है। और आप कहीं भाग भी ना सकें, इसके लिए भी सारे एयरपोर्ट एक एक करके अडानी के हाथों में सौंपे जा रहे हैं। आप जलमार्ग से भी कहीं नहीं जा सकें, उसके लिए सारे जो बंदरगाह हैं अडानी के पास चले जा रहे हैं। सब कुछ बहुत प्लानिंग के तहत है, आपकी कल्पना में नहीं है। जिन दो लोगों की संपत्ति अब से 5 साल पहले जितनी थी, आज 5 साल बाद 10 गुना हो गई है। 10 गुना कैसे हो गई, कभी हम सोचते नहीं है। जिस देश में आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खत्म हो गई, देश की आर्थिक स्थिति, जीडीपी जो है -24 में पहुंच गई, उस देश में 2 लोगों की संपत्ति 10 गुना कैसे हो गई? हमारे मन में यह सवाल आना चाहिए, कैसे हो रही है? रेल उनके हाथों में दी जा रही है, तो परिवहन के जितने भी साधन हैं सब एक एक करके उनके हाथों में दिए जा रहे हैं। तो अगर आप कहीं जाना भी चाहें, भागना भी चाहें, नहीं जा सकेंगे आप। ये बहुत प्लानिंग के तहत है सब कुछ। हमें क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? हमारे पास आगे बढ़ने का एक तरीका था जो हमें पूज्य बाबा साहब ने रास्ता दिखाया। जब वो कहते हैं शिक्षित बनो, तो स्कूलों में जाके पढ़े, तो आज हम सब इस स्थिति में हैं। जो भी तरक्की कर पाए, अगर नहीं पढ़ पाते तो नहीं कर पाते किसी हालत में भी। विदेशों में भी जाके अगर जॉब कर रहे हैं या अपना कोई रोजगार कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई की वजह से। और आप जानते हैं कि शिक्षा का पूरी तरह से बंटा ढार इस सरकार ने कर दिया है। शिक्षा को केवल और केवल निजी हाथों में लगातार सौंपा जा रहा है। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, आपने देखा है उसके विषय में कि जो हायर एजुकेशन है उसको पूरी तरह से निजी हाथों में, और उन्हीं को कह दिया तुम ही चलाओ, तुम ही जैसे चाहो उसके फीस वगैरह तय करो। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से वो फीस तय करेंगे, हमारा समाज तो दे नहीं पाएगा, हमारे बच्चे तो दे नहीं पाएंगे। अगर दे नहीं पाएंगे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर किसी कंपटीशन में भी आ नहीं पाएंगे, कुछ आगे कर नहीं पाएंगे, ना रिसर्च कर पाएंगे, ना कहीं कुछ भी। एक सरकारी शिक्षा ही थी, एक वही माध्यम था कि समाज, जो गरीब बच्चे थे, पढ़ते थे, वजीफा मिलता था और धीरे धीरे पढ़ के आगे बढ़ते थे। अब वो भी सब एकदम खत्म किया जा रहा। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो सब मैनेज करते हैं। अस्पतालों की क्या स्थिति है, हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटियों की क्या हालत है। इस कोरोना काल में आप सब ने देखा, पूरा का पूरा मेडिकल ढांचा नंगा हो गया। सारे हॉस्पिटल्स में ओपीडी बंद। दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में सारे हॉस्पिटल्स में ओपीडी बंद है, केवल कोरोना के लिए
खुले हुए हैं। और जब भी कोई सरकारी अधिकारी बड़ा या नेता उसको कोरोना होता है तो वो किसी सरकारी अस्पताल में नहीं जाता, वो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो इसका मतलब साफ है कि सरकारी अस्पताल किसी काम के नहीं है, बेकार। यही मतलब, अगर सब वो बढ़िया होते तो फिर नेता भी वहीं होते, अफसर भी वहीं होते, पर ऐसा है तो नहीं। सो जो चीज भी आप देखें सब खत्म हो गई। और इस सरकार ने 80 करोड़ लोगों को बता दिया कि ये 80 करोड़ लोग इस देश में भिखारी हैं। सरकारी तो कह रही है कि 81 करोड़ लोगों को नवंबर महीने के अंत तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देगी। तो सरकार ने मान लिया कि 81 करोड़ लोग इस देश में भिखारी हैं। बेरोजगारी में 35 करोड़ लोग देश में बेरोजगार हो चुके हैं। आंकड़े कहीं से भी कैसे लाएं, लेकिन हकीकत ये है। तो इन सारे हालात में रास्ता क्या है? एक जन आंदोलन, और वो भी मोदी सरकार के खिलाफ। लोग सोच रहे हैं कि 2024 में चुनाव में जब सब कुछ देश में इसके खिलाफ है तो 2024 में इसे उखाड़ के फेंक देंगे। किसी हालत में नहीं उखाड़ सकते आप। जब तक ईवीएम इस देश में मौजूद है और बीजेपी सरकार जब तक है वो उसे रखेगी, हटा नहीं सकती है। हटाएगी नहीं तो आप बीजेपी को हटा नहीं सकते हैं। नंबर एक, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, 2024 तो बहुत दूर की बात है चुनाव की। साक्षी महाराज जो उन्नाव से बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने 2019 के चुनाव से पहले कहा था, मुझे उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच नजर आ रही है आज की तारीख में, कि अगर 2019 में बीजेपी चुनाव में जीत के आई तो 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 2024 के बाद नहीं, 2024 का ही लोकसभा चुनाव नहीं होगा। जिस तरह से ये सारे हालात चल रहे हैं। ईवीएम के विषय में लोगों को कई बार मालूम नहीं है। लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन करता क्यों नहीं, उसके सामने धरना। इलेक्शन कमीशन के हाथ में ईवीएम को हटाना लाना नहीं है। यह केंद्र सरकार के द्वारा जन प्रतिनिधित्व कानून जो है उसमें, यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, उसमें संसद द्वारा संशोधन करके कांग्रेस सरकार ने बैलेट पेपर की जगह ईवीएम लाई। और अब जब ईवीएम हटेगा तो पार्लियामेंट के माध्यम से ही संशोधन करके ईवीएम की जगह बैलेट पेपर आएगा और वो केंद्र सरकार लाएगी, बिना इसके होगा नहीं। तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन केवल एक क्लर्क है, एक नौकर है, जो कानून है उसी के तहत वो काम करेगा। और उसमें भी वो कितना फेवर उसको कर रहा आप सबको मालूम है। तो एक आंदोलन सरकार के खिलाफ, हमने करीब 10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आंदोलन की शुरुआत कर दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है जिसमें हमने जो मुद्दे लिए हैं उसमें कुछ खास मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोई और मुद्दा आप समझे तो जरूर बताइए। सबसे पहला मुद्दा ईवीएम, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। दूसरा, सीएए, एनपीआर और एनआरसी, इसको बंद किया जाए। आपने देखा होगा कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में ये बंद हो गया। हालांकि इतना जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, वो ये अगर 4 महीने होते तो मोदी सरकार के घुटने वैसे ही तोड़ दिए जाते। हम लोग उस लेवल पे काम करते हुए पहुंच गए थे पूरे देश में, पर अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया। और अब फिर से बीजेपी के 2 नेताओं ने इसके विषय में आवाज उठानी शुरू करी है। एक जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीए एनआरसी की बात उन्होंने शुरू की। तो सीए एनआरसी का मुद्दा रहेगा, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तीसरा, जो यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो संशोधन इस सरकार ने आते ही किया 90 दिन के अंदर अंदर, और जो एनएसए कानून है, जो गुंडा एक्ट है, इनका जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, इस कानून को खत्म किया जाए, ये एक हमारा मुद्दा है। निजीकरण, इसको पूरी तरह से बंद किया जाए। शिक्षा का जो निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का जो बंटाढार किया गया है, इस शिक्षा में सुधार हो और पूरे देश में एक जैसी शिक्षा हो, राजधानी से लेकर दूर दराज के इलाके तक एक जैसी शिक्षा मिले, ये हमारा मुद्दा है।
गरीबों को मेडिकल फैसिलिटी मिले, यह भी हमारा मुद्दा है। महिलाओं के साथ जो हो रहा है आप सबको मालूम है, ये अन्याय या अत्याचार रुकने चाहिए, एक ये मुद्दा है। और साथ में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो 30 साल 32 साल 35 साल नौकरी करके आता था, उसको पेंशन मिलती थी, 2000 में वाजपेयी सरकार ने जो खत्म कर दी, उसको बहाल किया जाए। क्योंकि अगर एक दिन भी कोई एमएलए और एमपी रह लेता है तो जीवन भर उसे पेंशन मिलती है, तो फिर जो सरकारी सेवा में 30-32 साल होता उसे क्यों नहीं मिले? इस तरह से करके, और ये किसानों का मुद्दा, जो श्रम कानूनों को इस सरकारों ने खत्म किया और श्रमिकों को पूरी तरह से, जो फैक्ट्री मालिक हैं, उद्योगपति हैं, उनकी रहमो करम पर छोड़ दिया, ये मुद्दा, इन सारी चीजों को लेके हमने आंदोलन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसका पहली जो हम आंदोलन प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर से, वो आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद पूरे देश में आंदोलन करेंगे। और अगले साल में जो समय होगा साथियों से बात करके निश्चित करेंगे, लेकिन अगले साल में 30 मई को, क्योंकि सरकार ने इस दूसरी जो इसका टर्म है 30 मई को शपथ ली थी, तो 30 मई से पहले पहले दिल्ली को जाम करेंगे। देश के कई हिस्सों से जन आंदोलन शुरू करेंगे, पैदल यात्रा और मतलब जिस तरह से भी यात्रा हो सकती है, जगह जगह से। उसमें एक यात्रा जो शुरू होगी आपकी यहां से शुरू होगी, पंजाब से शुरू होगी, और पंजाब में वो जहां शहीद आजम भगत सिंह जी की जो समाधि है, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वहां से हम लोग करने का हमारा विचार है। बाकी और जगह जगह हैं। एक बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर से होगा, एक बॉम्बे से होगा। इस तरह से हमने कई पॉइंट्स जो है उसमें किए हैं। बाकी फाइनल जो है साथियों से मिलकर करेंगे, लेकिन दिल्ली जाम करेंगे, चारों तरफ से साथी आके दिल्ली जाम करेंगे। उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग हमें चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये लड़ाई सही है और ये आपकी भी लड़ाई है। इसके अलावा, इस सरकार को उखाड़ने के अलावा एक और एजेंडा है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, और यहां आने का मेरा वो भी मकसद है। मान्यवर साहब काशीराम जी की यह जन्मभूमि है, पंजाब कर्मभूमि भी है। बहुत कस के उन्होंने काम किया, हम सब उनके ऋणी हैं, कभी उनका ऋण नहीं उतार पाएंगे। तमाम जीवन उन्होंने हमारे लिए लगा दिया, और उनके कर्मों की वजह से हमें सफलता भी मिली। उत्तर प्रदेश में 21% आबादी शेड्यूल कास्ट की है, 21%। राम जी की रणनीति से, साथियों के हौसले और सहयोग से 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार बनी। कैसे हुआ, वो कैसे चली ना चली, इस बात को हम अभी एक साइड में रखते हैं, उससे हमें लेना देना नहीं। लेकिन 21% होते हुए भी वहां हमने 4 बार सरकार बनाई। पंजाब भारत में सबसे ज्यादा आबादी इसी प्रदेश में है हमारी। मेरी जानकारी में तो 35% है, पर मुझे अभी जलंधर में कोई, वहां पे लुधियाना में कुछ साथी बता रहे थे कि नहीं, हमारी आबादी 42% है। पर अगर मैं विधानसभा की सीटों के हिसाब से देखूं तो यहां पर 117 विधानसभा की सीटें हैं, 34 सीटें रिजर्व हैं। उसका रेशियो अगर निकालें तो 33% हमारी आबादी यहां पर है, अगर उस रेशियो से निकालें। बाकी आप मेरे बुजुर्ग बड़े जो यहाँ लगातार काम करते हैं, समाज में काम करते हैं, उनको सब मालूम है। आदरणीय LR बाली साहब को जरूर ये सारी मालूम होगी कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है। आप बुरा नहीं मानना, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी आजादी के बाद से अब तक एक बार भी सरकार बनाना तो दूर, हम उस स्थिति में भी नहीं आए जहां हमारी इतनी ताकत हो कि हमारे बिना कोई सरकार बन ही नहीं सकी।
ये मेरे लिए जितनी सोचने की बात है उससे कहीं ज्यादा आपके लिए भी सोचने की बात है। क्या वो कारण है कि जिसकी वजह से हम इस स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं? आप सबको मालूम भी होंगे, नहीं भी मालूम होंगे तो हम सबको मिलकर सोचने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे वो कारण। क्या कारण है कि हम इस स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं? तो साथियों, सरकार के बिना कुछ नहीं होने वाला। सत्ता अगर आपके हाथ में नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस है या कहीं कोई नौकरी है, खा लोगे आप, 2 रोटी अच्छी खा लोगे, लेकिन समाज के भले की जो बात है, समाज के लिए व्यापक रूप से जो काम करने की बात है, वो तभी संभव है जब सत्ता आपके हाथ में है। और मान्यवर साहब काशीराम जी ने इसीलिए कहा था, और मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल सही कहा था, कि मैं बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहता हूं, क्योंकि जो समाज हुक्मरान होता है उस पर कोई अन्याय या अत्याचार नहीं होता है। हमें सोचना पड़ेगा। 34 सीटें रिजर्व हैं, 117 कुल सीट हैं। अगर 26 सीटें और आ जाएं तो 60 में आपकी सरकार बन जाएगी। यहां पे हम इतने मरे गिरे तो नहीं है कि हम इतना भी नहीं कर सकें। मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, आपको एक बार नहीं कितनी बार देखा होगा, कभी कोई आंदोलन हुआ, पंजाब के लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया, पूरा पंजाब जाम कर दिया। कभी भी कोई बात हुई, समाज की कभी कोई बात हुई, आप लोगों ने सड़क पे आंदोलन किया। आप सड़क पे लड़ने वाले लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते आप लड़ना। रविदास मंदिर का आंदोलन हुआ दिल्ली में, मैक्सिमम लोग यहां से गए थे पंजाब से। इस तरह से आप लोगों ने आंदोलन किया, तो क्या आपको नहीं सोचना चाहिए कि सरकार हम क्यों नहीं बना पाते हैं? क्या कारण है? क्या हमारे भीतर से कोई भेदिया है? हमारे अंदर कोई भीतरघात करने वाला है, कोई गद्दार है? क्या कारण है कि साहब ने इतनी मेहनत करी और साहब ने एक बार इस स्थिति में पहुंचा भी दिया कि अगर हमारी नहीं बनती तो हमारे बिना कोई सरकार बनती भी नहीं, लेकिन रातों रात क्या हुआ, किस तरह का झूठ फैलाएगा, सारा आंदोलन बेकार हो गया। क्या चीज है? ऐसा क्या है कि जो वो सफल हो जाते हैं और हम इतनी ताकत में होते हुए भी सफल नहीं होते? तो इस बार 2022 में यहां पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे, उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, दोनों जगह यहां की सभी 117 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 403 सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी, चाहे हमें रात दिन एक करना पड़ जाए। मैं उसमें आपका सहयोग चाहता हूं। अगर मेरी बात गलत हो, मेरे मुंह पे कहिए, बताइए, गाइड कीजिए, समझाइए। आपको गलत लगता है तो साथ मत दीजिए, जिसका ठीक समझे साथ दीजिए। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताए दे रहा हूं, बहुत मुश्किल से मौका आता है। इस बार यह मौका हमारे पास है। हम लोग चाहें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि हमारा गांव-गांव संगठन नहीं है, शहर-शहर संगठन नहीं है, हर जिले में गांव में संगठन है, सब जानते हैं एक दूसरे को। सिर्फ जुड़ना ही तो है। एक लक्ष्य हमारे सामने है, उसके लेके जुड़ना है हमें, और कुछ नहीं करना है। और जुड़ के जो बाकी साथियों ने जोड़ना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, लिख के कह सकता हूं, अगर यहां मैं मैदान में हूं, अब मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैं यहां मैदान में हूं तो यहां का पूरा मुस्लिम समाज आपका साथ देगा पूरी ताकत से। यहां ओबीसी समाज के भी लोग हैं। कल मेरी अमृतसर में मीटिंग है उन साथियों के साथ में, 2 जगह मीटिंग है, उनसे भी बात करें। लगातार अब यहां हम काम करेंगे। जिले में लोकसभा में 13 लोकसभाएं हैं, यहाँ पे 22 जिले हैं। अगर मैं सही हूं तो शायद एक आध कोई और हो सकता है, लेकिन मेरी जानकारी 22 जिले हैं। और सभी विधानसभाओं में संगठन खड़ा करने का हम लोग प्रयास शुरू हमने कर दिया है, आगे करेंगे। मैं साथियों किसी तरह की लाग लपेट की बात नहीं करता, मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, पूरी तरह से शुद्ध राजनीति। लेकिन राजनीति हमेशा लोगों के भले के लिए होती है। वो राजनीति नहीं कि आपने
अपने आप को थोड़ा सा दिखाया और फिर किसी ने आपके सामने नोटों की गद्दी फेंकी और आप लपलपाते हुए उस नोटों की गद्दी की तरफ भाग गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो लोग बिकाऊ हैं। जो सत्ता हाथ में होकर ताकत होती है, नोटों की गड्डी में क्या हो सकती है, समझने की बात है। और सत्ता हमें चाहिए क्योंकि हम समाज का भला तभी कर सकते हैं। और इसके लिए मेरा बार बार कहना है, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे अच्छा होगा भी नहीं, आप मान लीजिए। और बिना राजनीति के कुछ होगा भी नहीं, ये भी मान लीजिए। हमसे लोग कहते हैं, और कहना लोगों का सही भी है, हम भी मानते हैं इस बात को, आप सब लोगों को जोड़िए, इकट्ठा कीजिए, अकेले अकेले किसी की कोई ताकत नहीं। सच है ये बात। सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। हमने प्रयास भी किया, 3 साल पहले हमने प्रयास किया, जिसमें जब हमने 2 दिन की अंबेडकर भवन दिल्ली में मीटिंग रखी, सेमिनार रखा, 28 राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन उसमें शामिल हुए। सबने मिलके कहा भी मिलके काम करेंगे। फिर 2 और मीटिंग हमने दिल्ली में की और फिर चौथी मीटिंग फाइनल नागपुर में हुई। वहां घोषणा हुई नेशनल बहुजन अलायंस, राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन। उस दिन, जिस दिन नागपुर में घोषणा हुई, 10 राजनीतिक पार्टियां, 10 सामाजिक संगठन उसमें शामिल थे। लेकिन बाद में सब बिखर गया, कोई किसी की खबर ही नहीं ले रहा। मैंने एक बात उनसे कही थी कि जब हम कर रहे हैं और एक अलायंस हमने बनाया और समाज को इसकी पता लगनी चाहिए कि भाई अपना कोई अलायंस बना है, कुछ पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, गठबंधन हुआ है, उसके लिए मिलकर दिल्ली में एक जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, ताकि समाज में मैसेज जाए। क्योंकि वोट तो समाज को देनी है, जनता को देनी है। हम लोग तो ये प्रयास ही कर सकते हैं संगठन बनाने का, और समाज को जब तक पता नहीं होगा, उसे विश्वास नहीं जगेगा, तब तक कैसे आपके साथ में आएगा। साथियों ने मना कर दिया, नहीं, जो जहां है वो अपना काम करे। ऐसा तो होता नहीं। अभी एक और संगठन बन रहा है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। उसमें अब तक तकरीबन 24-25 पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। कुछ दिनों से लगातार मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आप भी इसमें आ जाइए। मैंने कहा भाई बात करेंगे। उनमें जो एक पार्टी शामिल है वो हमारे साथ उसमें नेशनल बहुजन अलायंस में भी शामिल थी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका फोन आया, ये गठबंधन बनना है, आप भी आ जाइए, अच्छा रहेगा, सब मिलके तो करेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। और सब मिलके करेंगे तो कम से कम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि किसी से जो है कुछ तो सौदेबाजी कर सकेंगे, कुछ सीटें तो ले सकेंगे, किसी के साथ शामिल हो सकेंगे। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनका कहना है कि सब मिल जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं किसी के साथ में बात कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में हम आ जाएंगे और कुछ सीटें, 1-1, 2-2 सीटें लेके, और कम से कम कुछ तो एंट्री शुरू होगी। यही मेरा माथा थमका। हम सारे मिलके गठबंधन बना रहे हैं और फिर भी हम किसी पार्टी के तलवे चाटेंगे जाके, तो गठबंधन काहे को बना रहे हो? डूब के मर जाना बेहतर है। मेरा मानना यह है, आपका क्या विचार है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना यह है, सब मिलके गठबंधन बना रहे हैं और फिर भी किसी पार्टी से भीख मांगने के लिए जाएंगे कि कुछ सीटें हमें दे दे, जिसमें हम लोग 1-1, 2-2 सीटें लड़ रहे हैं। तो क्या गठबंधन है ये? मैं इसके पक्ष में नहीं। हालांकि उनके जो कोऑर्डिनेटर है, जिन्होंने किया, परसों मेरे से मिलने दिल्ली आ रहे हैं, फिर भी ये स्थिति है। तो सोच जब इतनी छोटी है कि 1-1, 2-2 सीट मिल जाए और उसमें हो जाए काम, तो 1-2 सीट मिल भी गई, 10 सीट भी मिल गई, तो क्या उखाड़ लोगे आप? बैठे तो 131 MP, उन्होंने क्या उखाड़ लिया? कम से कम जब आप आ ही रहे मैदान में और आप आ ही गए हैं मैदान में, तो फिर सत्ता कैसे हासिल हो इसके लिए काम कीजिए। कुछ समय तो ज्यादा लग सकता है, मान्यवर साहब काशीराम जी ने कितना समय लगाया, लेकिन अपने दम पर सत्ता हासिल की उन्होंने, की कि नहीं की? तो क्या हम नहीं कर सकते? हम उनकी औलाद नहीं है क्या? हमें वो बता के नहीं गई रास्ता, हमें सिखा के नहीं गई कि सत्ता कैसे हासिल होती है? और उनके हम बच्चे होके भी सब कुछ उनके जीवन का जान के और सीख के भी फिर भी हम भीख ही मांगते रहे, तो मैं समझता हूं हमारा मर जाना ही बेहतर है। फिर हमें जीने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे जीने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम अपने दम पर
उत्तर प्रदेश में और यहां चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। अगर आपको लगता है हम सही लोग हैं, हमारी टीम सही है, हम बिना डरे ईमानदारी से समाज के लिए काम कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो आपसे यही निवेदन है, हमारा साथ दीजिए। समय न आपके पास न मेरे पास ज़्यादा नहीं है। आज से अगर लगाएंगे 31 दिसंबर का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा 425 दिन है। मार्च अप्रैल में चुनाव होना है 2022 में, तो 21 का ही पूरा साल है और अब ये दिसंबर, और ये हमें बहुत काम करना है। लेकिन पंजाब की जितनी स्थिति है हम बड़े आराम से उसको कवर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्यों? आप सब लोग आंदोलनकारी लोग हैं, समझदार लोग हैं, नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, लड़ने वाले संघर्षशील लोग हैं। जगह जगह हमारा संगठन है, सिर्फ जाके आवाज देनी है, जगाना है और इकट्ठा करके एक सूत्र में पिरोना है, एक माला बनानी है, बस इतना ही काम करना। इस तरह से काम करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हमने ईमानदारी से काम किया तो 2022 के चुनाव में पंजाब में हमारी सरकार होगी, किसी और की नहीं हो सकती, हमारी ही सरकार होगी। इस स्थिति को मैं देख रहा हूं और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। फिर भी आपको लगता है हमारी बातें बेकार हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो मन करता हो वो कीजिए। कुछ बातें कड़वी हैं, कहना जरूरी है, जिनको हम जितनी जल्दी समझ लें बहुत जरूरी है। आगे आने वाली स्थिति क्या हो सकती है उसका आकलन, और सही आकलन जो कर ले, दूरदृष्टा उसी को कहते हैं, दूरदर्शी उसी को कहते हैं। और वर्तमान जो स्थिति है, हम कहां खड़े हैं, इस सच्चाई को जानकर काम करे वही ज्ञानी है। आज की तारीख में, वैसे तो पंजाब में पहले भी कुछ नहीं था, फिर भी आज की तारीख में केवल पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, आदरणीय बहन जी की समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, उसका चैप्टर खत्म हो चुका है। जितनी जल्दी आप इस सच्चाई को मान लें उतना ही समाज के हित में है। न माने कोई बात नहीं, आने वाला वक्त आपको इस बात को बता देगा, क्योंकि जब तक हम एक सच्चाई को नहीं मानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और भी साथी मैदान में हैं, मैं किसी के विषय में कुछ नहीं कहूंगा, किसी के विषय में, बहुत बुद्धिजीवी साथी हैं आप, मैं कहूंगा उसका अलग अर्थ निकाला जाएगा, पर जिसका भी साथ दो, बहुत सोच समझ के, जांच परख के, चिंतन मनन करके देना, अन्यथा एक कदम गलत हुआ, आगे की बहुत लंबी जिंदगी ऐसे ही भटक जाएगी। बहुत लोग मैदान में हैं, पर कौन कौन कहां से चल रहा है, कहां से चलाया जा रहा है, किसके पीछे कौन कौन खड़ा है, इसको जानने की कोशिश करो। मैं तो जानता हूं, पर मैं कहूंगा नहीं, मेरा कहना अदरवाइज हो सकता है, पर आप जानो, आपको जानना ही पड़ेगा, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों के लिए। हम कुछ भी नहीं देके जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। इतनी जिम्मेदारी तो हमारी बनती है कि हमने उन्हें पैदा किया है, तो हम अपने बच्चों के लिए कम से कम जैसा हमारा समय था ऐसा तो देखे जाए। अब तो इतनी बदतर हालत है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। यही बात आपके बीच में कहने आया था। इसी बात के लिए आदरणीय जनकराज चौहान साहब से निवेदन किया था। मैं दिल से आभारी हूं आपका, आप सबका। मेरी प्रार्थना आपने स्वीकार करी, आप यहां आए, इतनी देर 2 घंटे लेट होने के बाद भी आप बैठे रहे हैं। आपके धैर्य को प्रणाम, आपके हौसले को नमन, और मेरा जो हौसला आपने बढ़ाया है उसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। मैं आभारी हूं आपका। आप समझते हैं हम ठीक कह रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। आप समझते हैं गलत है, जो फैसला आपका है। मेरे विषय में आप सारा जानते ही हैं,